हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा और कुछ नए नए टर्म्स को भी जाना है ना, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम लोग जितने सारे मज़ेदार टॉपिक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं। अब मैंने मज़ेदार इसलिए बोला क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने में एक अलग मज़ा आता है, एक क्यूरोसिटी जागता है ना। जैसे पत्थर क्यों डूब जा रहा है ना, और एक पेपर हम लोग डालते हैं तो उस पर वो डूबता नहीं, कैसे वर्क करता है ना, वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। और भी जो नए नए टॉपिक्स हैं वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम लोग पहले चैप्टर्स में देखे थे, जैसे हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोग ने देखा था, तो वो एक लीनियर पाथ पे था और ग्रेविटी क्या है, ऐसे वर्टिकली एक्ट करता है। तो उसमें क्या फॉर्मूलास लगेंगे वो भी आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, और डिफरेंसेस देखेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग हमेशा इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, है ना, जो हम लोग को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है लेकिन उनका मतलब काफ़ी अलग होता है, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे मास और वेट सुनने में काफ़ी ज़्यादा सेम लगते हैं लेकिन इनका जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, बड़ा जी और छोटा जी, ठीक है, और थ्रस्ट एंड प्रेशर, और इसके बाद ये सारे टॉपिक्स जैसे बुयंसी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये सुनने में काफ़ी हार्ड लगता है कि बहुत खतरनाक टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। रिलेटिव डेंसिटी, अगर आप ये सब समझ जाएंगे तो इसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, जब हम लोग लीनियर पाथ की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग लीनियर पाथ पे बात करते थे तो उधर क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था और फिर फाइनल वेलोसिटी पे जाता है। कैसे जाता है, कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है ना, और इधर क्या रखते हैं हम लोग का कुछ डिस्टेंस होता है डी, या हम लोग फॉर्मूलास में एस रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग एस लिख सकते हैं एस, और इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगता था टी जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कि क्या होता था, फोर्स लगता था तो ये फाइनल वेलोसिटी पे चला जाता था। और जब हम लोग इस पे फोर्स लगाते थे, है ना, अगर लगातार आप फोर्स लगाते रहेंगे तो उधर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता था, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी इधर प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन के प्रोडक्शन की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट उस रफ्तार से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये क्या थे, लीनियर पाथ पे था, एक स्ट्रेट पाथ पे था, है ना, हॉरिजॉन्टल में जब हो रहा था, है ना, ग्राउंड पे। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल में। देखिए वर्टिकल में थोड़ा सा बस डिफरेंस आ जाता है। वर्टिकल मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ खींचता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल मोशन, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ आपको दूसरे पेन की मदद से कि देखिए, जैसे ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल पाथ। अब वर्टिकल पाथ में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉप करते हैं और ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ खींचता है ना। तो बस यही चीज़ है, सिंपल सा बस यही चीज़ है कि यहाँ पे बस ये फर्क आ जाता है कि कुछ जो, जैसे इधर डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ एच आ जाएगा। और एक्सेलरेशन इधर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर जी, है ना। जी क्यों एक्सेलरेशन होगा, जी इसलिए एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है ना। जी हम लोग का, जी का मतलब ही क्या होता है, जी का सीधा मतलब ही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है ना, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग का ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग इधर ए का वैल्यू लेंगे एज जी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस इधर जो हम लोग तीन फॉर्मूला देखे थे, तीन जो हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे थे, जो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो हम लोग देखे थे, मैं लिख देता हूं इधर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट हम लोग का फॉर्मूला था। सेकेंड हम लोग का हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये था ए टी स्क्वायर था ना, हाँ ए टी स्क्वायर। और लास्ट हम लोग का था 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या थे, ये हम लोग के तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे। अब इसमें हम लोग को अगर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ जो हम लोग के यूनिट्स हैं वो बस चेंज हो जाएंगे क्योंकि इधर भी वही मोशन हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि
हाइट बदल जा रहा है ना, मतलब जैसे जो डिस्टेंस है वो हाइट के रूप में हम लोग देख रहे हैं, और एक्सेलरेशन हो जा रहा है इधर जी, बस इतना छोटा सा डिफरेंस आ जा रहा है। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। पहला ये आ जा रहा है कि हम लोग का जो हाइट है, जैसे इधर क्या है, इधर तो डिस्टेंस है, और यही वाला चीज जब हम लोग ऐसे वर्टिकल कर दे रहे हैं तो हम लोग का हाइट बन जा रहा है। तो एस इज इक्वल टू हाइट, और एक्सेलरेशन इधर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो जा रहा है इधर जी। तो इधर क्या हो जा रहा है, ए इज इक्वल टू जी, मतलब ये चेंज हो जा रहा है यूनिट। तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने बनाए हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं अगर हम लोग को ग्रेविटी के केस में निकालना है कि क्या उधर होगा ग्रेविटी, या इतने जो हम लोग के यूनिट्स निकालने हैं तो उधर क्या फॉर्मूला लगेगा वो भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा के, यहाँ पे देखिए पहला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस इधर a क्या हो जाएगा g, तो u प्लस जी टी। सेकेंड हम लोग हो जाएगा डिस्टेंस के जगह पे हम लोग हाइट रख देंगे, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा हम लोग का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट हम लोग का हो जाएगा 2as, तो इधर क्या हो जाएगा, a के जगह पे हम लोग g लिखेंगे और h, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूलास हम लोगों ने मतलब निकाला है क्यों। ये फॉर्मूलास हम लोगों ने इसलिए निकाला कि अगर हम लोग को कहीं ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोगों ने गिराया तो उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, ये सब जो हम लोग के न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इसी फॉर्मूला के मदद से बनेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और अगर आप काइनेमेटिकल इक्वेशन समझते हैं तो इसको भी समझना कोई हार्ड बात नहीं है ना। सीधी सी बात यह है कि इधर जो डिस्टेंस है वो बदल जा रहा है ना, सीधा बात है। डिस्टेंस जो हम लोग सीधा लग रहे थे, जब हम लोग उसको वर्टिकल में डाल देते हैं तो हम लोग का हो जाता है हाइट, और एक्सेलरेशन इधर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटी, तो इधर हम लोग लगाते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ऐसे ही आसानी से हम लोग सारे टॉपिक समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए मास क्या होता है और वेट क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए मास क्या होता है कि जितना भी मैटर किसी भी सब्सटेंस में कंटेन कर रहा है वो हम लोग का होता है मैटर। सीधा बात है, जैसे इसमें जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास। ठीक है, मतलब इसमें जितने पार्टिकल्स हैं कहीं भी लेके आप जाइए तो इसका पार्टिकल्स तो नहीं बदलेगा, जो पार्टिकल्स है वो हमेशा रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं मास। ठीक है, तो मास को हम लोग कह सकते हैं, सीधा एक ही वर्ड में लिख सकते हैं, पार्टिकल कंटेंट। ठीक है, मतलब जितना इसमें पार्टिकल कंटेन कर रहा है, जितना इसमें कंटेंट है पार्टिकल का, वो हम लोग का हो गया मास। ठीक है, और वेट क्या है हम लोग देखते हैं। वेट क्या है कि कितना उसमें इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है ना। इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, है ना, या रेस्ट। देखिए अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें हम लोग वेट क्या होता है उसका, कि कितना वो रेसिस्ट कर रहा है, कितना वो रेसिस्ट कर रहा है चेंज में। इसको मैं सिंपली एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि एक छोटा सा पत्थर को आप काफी आसानी से उठा के फेंक सकते हैं क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। वहीं आप किसी पहाड़ को हिला भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि आप उसे उठा नहीं पा रहे। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा, और अगर इनर्शिया कम होता है मतलब कम रेसिस्ट कर रहा है तो उसका जो वेट होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो हियर वी कैन राइट इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। फर्स्ट डिफरेंस यही हो गया है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं कि इनका एसआई यूनिट क्या है ना। एसआई यूनिट हम लोग देखते हैं, मास को हम लोग मेजर करते हैं इन द केजी एंड दिस इज न्यूटन। ठीक है, कि कितना न्यूटन का हम लोग का लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स। अब देखिए मास जो है, मास हर जगह सेम रहेगा, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अगर आप उसे अर्थ पे मेजर करते हैं, सन पे, मून पे, जुपिटर पे, हर जगह जो मास है वो सेम रहेगा क्योंकि पार्टिकल तो गायब होंगे नहीं, तो इसलिए क्या होगा, मास हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या होगा, डिफर करेगा। अब देखिए इनर्शिया क्या है, पहले यही समझ लीजिए आप कि जो रेसिस्ट कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना, जो अर्थ में खींच रहा है, उसी को हम लोग वेट कहेंगे, है ना। और वेट को जब हम लोग मेजर भी करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग ग्रेविटी, जो हम लोग का ग्रेविटी है और उससे मल्टीप्लाई करते हैं मास।
है ना। मतलब ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी तो किसी भी प्लेनेट का होता है ना, और अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग ग्रेविटी होता है, इसलिए जो वेट है वो वेट हर जगह डिफर करता है ना। अगर आप अर्थ पे 60 kg के हैं, तो अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट अलग होगा, 10 kg हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेट है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो इट इज क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से डिफरेंस देखते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, इसको मैं इधर सीधा बता देता हूँ कि ग्रेविटेशन क्या है कि पूरे यूनिवर्स में, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशन क्या है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर ग्रेविटेशन रोल प्ले करता है। ठीक है, जो अट्रैक्शन हो रहा है उधर वो ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। और जब प्लैनेट्स और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटी। मतलब प्लैनेट्स के लिए हम लोग स्पेशली डिफाइन करते हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटेशन क्या है, ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के लिए। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट यह बड़ा वाला जी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले हम लोग यही लिख सकते हैं कि इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जो बड़ा वाला जी है उसका वैल्यू हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए तो हम लोग उसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदलते रहेगा, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले थोड़ा कम है ना। तो इधर क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, थोड़ा नहीं मतलब सीधा ही 1/6 है ना। तो इधर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। और इसका वैल्यूज भी हम लोग जाते हैं, है ना। इसका होता है 6, यहाँ पे इसका ये वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये हम लोग का क्या हो गया, हर जगह डिफर करता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये कांस्टेंट रहता है। तो आई होप आप अच्छे से इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर। अब देखिए, थ्रस्ट और प्रेशर हम लोग सिंपली समझते हैं कि जो भी पहले हम लोग देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है कि कहीं भी अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कहीं भी परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। तो सिंपली वी कैन डिफाइन कर सकते हैं कि जो थ्रस्ट क्या है, जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट है, मतलब इसके हम लोग मेजर करते हैं, तो थ्रस्ट को हम लोग कहते हैं न्यूटन में, क्योंकि ये क्या है, फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है। अब हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है कि पर यूनिट एरिया में, है ना, फोर्स तो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये थ्रस्ट आप समझ गए होंगे। ये मैं आप प्रेशर का इधर देख लेते हैं। प्रेशर में क्या है कि जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं और जो पर यूनिट एरिया में एक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर को जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, पास्कल, पी। ठीक है, ये क्या है, पास्कल। इसको हम लोग उस मतलब पास्कल के मदद से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर पर यूनिट एरिया मतलब हम लोग का एरिया है, ऊपर एरिया होता है और नीचे फोर्स, मतलब हर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। ठीक है, एरिया आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे फोर्स उतना ज्यादा कम होते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोएंसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं बोएंसी कि अब बोएंसी होता क्या है। देखिए, बोएंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बोएंसी क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड में हमेशा एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, और फ्लूइड मतलब एयर एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करता है। मतलब अगर हम लोग एयर में देखें, है ना, एयर में, तो एयर में भी क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स आता है ना। फॉर एग्जांपल जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना, या कोई एक एरोप्लेन ही कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, चलिए, तो एक अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोएंसी कहते हैं। तो हम लोग बोएंसी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी, है ना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमेशा फ्लूइड में एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कि इसमें क्या है कि ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस को किसी भी बॉडी को नीचे खींचता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। लेकिन ये जो हम लोग का बोएंसी है, ये क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है ना, एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो होता है, हम लोग के जो एरोप्लेन्स हैं और स्ट्रीमलाइन जितने भी बॉडीज हैं वो उड़ पाते हैं और फ्लोट कर पाते हैं पानी में। ठीक है,
अब देखिए हम लोग पानी के मदद से हम लोग विजुअलाइज करेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट पानी की मदद से। क्यों? क्योंकि हवा को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन पानी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा उससे देख सकते हैं और हम लोग काफ़ी सारे उसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो जैसे हवा में अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, वैसे ही वाटर में भी एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, बुओयंसी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई भी फ्लूइड लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग कोई सब्सटेंस को रखते हैं तो उधर भी एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बुओयंसी। तो बुओयंसी क्या है? हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ कि बुओयंसी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी। ठीक है, एंड इट अकर्स इन ऑल फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब लिक्विड हो या एयर, दोनों में ही ये जो बुओयंसी है ये एक्ट करता है। अब एक चीज हम लोग इधर देखते हैं कि कब कोई सब्सटेंस या कब कोई ऑब्जेक्ट है ना या बॉडी सिंक करेगा और कब फ्लोट करेगा, है ना। कब एक बॉडी फ्लोट करेगा, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो फ्लोट तब करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लोट मतलब कब एक बॉडी फ्लोट करेगा। तो फ्लोट तब करेगा कि अगर वो जो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स को अगर हम लोग लगते हैं और ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि जो ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है और जो बुओयंट फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, बुओयंसी को जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम लोग बुओयंट फोर्स कहते हैं। बी से मैं दिखा रहा हूं। तो जो बुओयंट फोर्स एक्ट कर रहा है अगर वो इससे ज्यादा है, मतलब बुओयंट फोर्स क्या है? ग्रेटर है जी से, तो फ्लोट करेगा। पहला ये हो गया। दूसरा कि ये जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो जो हम लोग का पानी का डेंसिटी है उसके मुकाबले कम है। मतलब वाटर का डेंसिटी और ये हम लोग ऑब्जेक्ट का लेट्स से ए है, इसका डेंसिटी क्या है? पानी के डेंसिटी से कम है, तब ये फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी क्या होता है? सिंपली वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर डेंसिटी का डिफरेंस आता है, मतलब अगर डेंसिटी कम है तब वो फ्लोट करेगा। सेकंड की अगर बुओयंट फोर्स क्या है, मतलब ये दोनों एक ही जगह एक्ट करते हैं, मतलब हम लोग उसका दो, आप कह सकते हैं दो पर्सपेक्टिव है उसको देखने का। पहला कि ये अगर आप फोर्स की बात करें, अगर फोर्स ज्यादा एग्जर्ट हो रहा है ना, तो वो फ्लोट करेगा। अब ऐसे ही सिंक का आ जाता है। ये देखिए इधर हम लोगों ने फ्लोट का देखा, अब आई होप आप ये वाला समझ गए होंगे। ऐसे ही सिंक का आप देख सकते हैं। ये क्या हो गया? सिंक। सिंक में क्या होता है कि जो बुओयंट फोर्स होता है वो कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द बुओयंट फोर्स, तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? धीरे धीरे सिंक करने लगेगा, है ना। मतलब वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा कि डेंसिटी, पहले वाले में हम लोग ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम था, है ना, कम था, इसीलिए क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था। अब डेंसिटी इस केस में क्या हो जाता है? जब सिंक करता है तो डेंसिटी क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफर हो जाता है, मतलब डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट का बढ़ जाता है। इसको हम लोग बी ले लेते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ए क्यों फ्लोट कर रहा था? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से कम था। और ऑब्जेक्ट बी क्यों सिंक कर रहा है? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा भारी है, मास उसका सिंपली समझिए भारी है। और दूसरा ये कि जो बुओयंट फोर्स है वो उसका उतना उसको फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है जितना फोर्स से उसको ग्रेविटी खींच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बुओयंसी। अब हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज जो था ये एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्किमिडीज क्या है। एक आप कह सकते हैं फिलोसोफर भी थे, साइंटिस्ट का भी इन लोगों ने काम किया, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल भी दिया। और जो कोर्ट में ये काम करते थे, एक राजा ने क्या किया कि एक पूरा गोल्ड का थ्रोन बनवाया। ठीक है, थ्रोन बनवाया। और उन्होंने क्या किया कि उन्हें शक था, जो क्राफ्टमैन था उन पे शक था कि क्या पता इसने थोड़ा सा गोल्ड, मतलब बाहर से तो सब गोल्ड दिख रहा है लेकिन अंदर हो सकता है कि इसने कोई और मटेरियल डाल दिया हो जिसका वेट सेम आए। तो मेजर करने पे तो सेम आना था, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं था। तो आप उससे तोड़ भी नहीं सकते थे, जो किंग थे उस थ्रोन को तोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो तोड़ देते और अंदर अगर सोना होता तो फिर उधर क्राफ्ट्समैनशिप का भी बेइज्जती होता और साथ ही साथ वो राजा भी क्या होते, उन्हें उधर बुरा फील होता। तो वो एक ऐसा मतलब चाहते थे कि बिना इसको तोड़े पता लगाया जा सके कि क्या ये पूरी तरह गोल्ड से बना हुआ है क्या नहीं। तो इसी समय वो फेमस बात लेते हैं, है ना, जब वो बात लेने जाते हैं आर्किमिडीज, तो वहां पे ये देखते हैं कि जितना ज्यादा पानी, मतलब जब वो टब में जाते हैं तो कुछ अमाउंट में पानी बाहर निकल जाता है,
तो अभी मैं बता नहीं रहा प्रिंसिपल, तो उनके दिमाग है मतलब कुछ समझ में आता है, बत्ती जलती है, तब वो क्या करता है, यूरेका यूरेका दौड़ते हुए जाते हैं और किंग को बताते हैं कि मतलब कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और वो पूरी तरह गोल्ड से बना हुआ है कि नहीं, है ना। और इसी तरह पता चल जाता है कि उसमें गोल्ड से बना हुआ है कि नहीं। तो वहां पे जब ये जाके टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि उसमें दूसरा भी जो मटेरियल है वो मिलाया गया है। तो ये कैसे इन्हें पता चला, वही है हम लोग का आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन एन बॉडी इज इमर्स्ड और पार्शियली और फुल्ली it experiences a force in upward direction that is equal to the weight of fluid displaced by it। चलिए, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया कि क्या स्टेट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से। तो देखिए ये सिंपली क्या कहता है कि देखिए कोई भी एक हम लोगों ने बीकर लिया, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोगों ने कह सकते हैं एक होल बना लिया और करेक्ट यहाँ तक हम लोगों ने पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पानी भर दिया। और इसके बाद क्या किया कि इधर से हम लोगों ने एक बीकर में, अरे इसको यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर में उस एक होल करके यहाँ पे एक बीकर रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट को इसमें पार्शियली फ्लोट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये पार्शियली फ्लोट करेगा, मतलब ये थोड़ा सा जब अंदर जाएगा, जब हम लोग उसको डालेंगे अंदर, तो उधर क्या होगा कि पानी तो यहाँ तक भरा हुआ है, जब हम लोग अंदर डालेंगे तो कुछ अमाउंट में जो पानी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कितना अमाउंट में जो बॉयंट फोर्स है इस पे एक्ट कर रहा है। तो सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ किसी को भी अगर फुल्ली या पार्शियली इमर्स करने पे, तो वो क्या है, वो एकदम इक्वल है जो बॉयंट फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबमरीन्स को बनाने में, बोट्स को बनाने में, भारी भारी बोट्स को बनाने में। अब देखिए भारी भारी बोट्स जब हम लोग बना रहे हैं, स्टील के या आयरन के हम लोग अगर बोट्स बना रहे हैं, है ना, तो वो इतने भारी होते हैं, लेकिन उधर क्या हो रहा है कि वो लार्ज अमाउंट में पानी को भी डिस्प्लेस करते हैं और आप पानी का अगर वेट निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा बॉयंट फोर्स एक्ट करता है, इसलिए वो लोग फ्लोट कर पाते हैं। ऐसे ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम लोग बोट, शिप्स, एरोप्लेन्स, मतलब बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लोग बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि हमेशा हम लोग जैसे क्या करते हैं कि जब हम लोग दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना, या फिर हम लोग को डायरेक्ट देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करेगा या नहीं, है ना, उसमें डूबेगा या नहीं, उस समय हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये क्या है कि सिंपली क्या है कि हम लोग मेजर करते हैं कि पानी के रिस्पेक्ट में कितना सब्सटेंस का डेंसिटी है, उसी को हम लोग सिंपली कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कैसे नापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग नापते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर, डी से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर देता है कि गोल्ड का जो डेंसिटी है वो 1.5 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि यूनिट इधर कैंसिल हो जाता है। तो 1.5 क्या है, डेंसिटी है गोल्ड का। इसका मतलब क्या है कि वो 1.5 टाइम्स पानी से ज़्यादा डेंस है। तो यही हो गया सिंपली में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।